तो पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है? सब क्वेश्चन देने के लिए रेडी हो ना? क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि भाई बताओ किसके ऐसे फैमिली वाले हैं जो अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, कि भाई जिसने भी कुछ भी बता दिया उसी पे ही विश्वास कर लेते हैं। कितनी मम्मियां हैं, किसकी इतनी मम्मियां हैं, ऐसी मम्मी हैं जो कि अंधविश्वास पर ही विश्वास करती हैं। तो फटाफट पहले हमें ये बता दीजिए कि आपकी भी मम्मी अंधविश्वासी है कि भाई अगर किसी ने बोल दिया कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो अगर वो मायके जा रही हैं तो लौट के चली आएंगी कि भैया बिल्ली ने तो रास्ता काट दिया, अब तो दिक्कत हो जाएगा, क्या पता मामा के घर जाने से पैसे वैसे मिले या नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये बहुत सारी यही हमारी कहानी में अंधविश्वास वाली चीजें हैं जो कि पोएट ने क्या किया है, उसको जो है दूर किया है कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया किस तरह, जैसे आपके भाई हाथ में खुजली होने लगी तो भाई बोले पक्का तेरे हाथ में पैसा आने वाला है, कुछ मेरे लिए खरीद दियो, पहले ही बोल देते हैं। या फिर छींक आ गई, भाई तुम्हें छींक आ गई, मैं तो इतनी बड़ी बात करने जा रहा था या फिर जा रही थी, छींक आ गई, सब काम मिस हो गया। या फिर आप बात कर रहे, कोई भी आ गया, तुम्हारी उम्र तो अभी तो तुम्हारी बात मैं कर रही थी और तुम आ भी गए, उम्र तो बहुत लंबी होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास है जो कि लोग करते हैं, और पोएट ने इसी को जो है, जो अंधविश्वास है, इसी को हटाने की, इस पूरे से पूरे जो हमारा पोएम है इसमें खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है? तो यहाँ पे कहानी क्या है, चलिए हम थोड़ा सा कहानी को पढ़ते हैं, और कहानी को पढ़ने के बाद फिर हम इस सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल इजी वे में हिंदी में, इंग्लिश में, सब में समझेंगे, और पेपर में अगर आ जाएगा तो हम फोड़ के रख देंगे। तो एक बार हम फिर यहाँ पे अब आप लोगों को कहानी बताते हैं। तो कमेंट को मैं साइड में रखती हूँ, ठीक है? तो यहाँ कमेंट को मैं साइड में रखती हूँ। अब मैं कहानी बताती हूँ कि एक भैया थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कोई भी इंपॉर्टेंट कमेंट होगा आप 1 से 2 बार करेंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है? तो एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे जो कि एक कवि हैं हमारे, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उसी तरह से ये भी कविता लिखकर हमारे अंधविश्वास लोग ना करें, इसको भी इन्होंने सिद्ध किया है, ठीक है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, उनका माइंड जो था बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, सर्दियों का दिन था, ठीक है? उनका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और वो बाहर निकले थे। यहाँ पे टाइटल भी दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब धूल का बर्फ। क्या? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, कोई धूल का बर्फ वर्फ नहीं है। अभी देखो बर्फ किसको कहेंगे? अब आप कहोगे भाई जो हम रख देते हैं रात में जम जाता है, स्कूल लेकर जाते हैं उसको, वही वाला बर्फ? नहीं भाई उसकी बात नहीं हो रही है, स्नो दिखा है। माने तो कश्मीर, कश्मीर तो वैसे आप देखे नहीं होंगे या फिर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर मोबाइल पे सर्च करके कश्मीर देखेंगे तो वहां पे जो हमारी होती है बर्फ की बारिश, यस वही उसी की बात कर रहे हैं, आप जानते होंगे, आई होप, मुझे आशा है। तो उसी बर्फ की बात हो रही है कि सर्दियों का दिन था और बर्फ भी गिरे थे, पूरे पेड़ ओड़ पे बढ़िया से बर्फ एकदम लगा हुआ था। हमने थंबनेल में भी वही लगाया है, आप देख सकते हैं कि वहां पे हमारे है। तो उन्होंने, उनका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। वो बाहर निकले और बाहर निकलते सोचते सोचते, मतलब कुछ भी, क्या पता ऐसा हो कि चींटी के काटने से उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो इसलिए भाई दुखी हो, या फिर ऐसा हो कि उनकी मम्मी ने उनको खाना ही ना दिया हो, अनवादी करते हो, तो इसलिए बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है? तो क्या पता बहुत सारी प्रॉब्लम हो उनको, तो इसलिए वो दुखी थे, उनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था और वो बाहर चले गए। और बाहर भैया जा रहे थे और सोचते सोचते जा रहे थे, अब जाके वो खड़ी हुए एक हेमलॉक ट्री पे। अब भैया ये क्या भला है हेमलॉक ट्री, अभी सब पता चल जाएगा, डोंट वरी, कहानी को सुनते रहिए, ठीक है? और कमेंट में एक्टिव रहिए कि जान लगा देंगे या फिर जाने देंगे, तो कमेंट करते रहिए, ठीक है? अब हम देखेंगे कि जब भाई यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट गए और हेमलॉक ट्री के पास पहुंचे। हेमलॉक ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। अब हेमलॉक ट्री की विशेषता क्या होती है? कोई विशेषता नहीं होती भैया, वो जहरीला होता है और कोई विशेषता नहीं होती उसकी, ठीक है? तो जब वो वहां पे गए उनका मूड बहुत ही खराब था और अचानक से क्या हुआ, एक कौवा उसी हेमलॉक ट्री पे आया, ठीक है? अब कौवा, समझने की कोशिश करिए, अभी आप लास्ट में उसको रिलेट करेंगे। तो जब कौवा आके हेमलॉक ट्री पे बैठ गया और उसने क्या किया, उस पेड़ को हिलाया, और जैसे ही पेड़ को हिलाया तो उस पे जो स्नो था, जो उस पे क्या था, स्नो था, वो क्या हुआ, गिर गया स्नो उसके ऊपर। किसके ऊपर भैया? यस बिल्कुल, हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गया। और जब गिरा तो अचानक से ही, माने तो ऐसे बिल्कुल अचानक से उनका मूड चेंज हो गया। मतलब जो वो इतना दुखी थे वो क्या हो गए, हैप्पी हो गए, खुश हो गए। अब वो किसकी वजह से हुए? वो हेमलॉक ट्री और कौवे की वजह से। अब आप कहोगे भैया क्यों हेमलॉक ट्री की वजह से हुए, क्यों कौवे की वजह से हुए? अब पता नहीं, वो जानते होंगे कि किस तरह वो हुए, लेकिन वो बहुत ही दुखी थे, घर से निकले थे और जब वो हेमलॉक ट्री के पास गए तो वहां पे
कुछ बैठ के सोच रहे थे, बस अचानक से कौवा आया और वो डाल हिली, और जब डाल हिली तो वहां पे जो बर्फ था, क्योंकि कश्मीर वगैरह की कोई कहानी होगी, तो जैसे ही वो हिली तुरंत उनके ऊपर आया, और जब ठंडक थोड़ा पड़ा तो उनको थोड़ा राहत हुआ, उनको पीसफुल, बिल्कुल शांति, बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो किस तरह से उस कौवे और उस हिमलॉक ट्री ने उनके मूड को ठीक कर दिया। अब बात यहाँ पे आती है, और बस यहीं पे मेरी कहानी खत्म हो जाती। अब आप कहोगे भाई तो इसमें अंधविश्वास का क्या मामला है, ये जो आगे आप बड़बड़ बोल रही थी, अंधविश्वास, मम्मी के पैसे, ऐसा वैसा, ये कहानी कहाँ गई? तो अभी तो ट्विस्ट बाकी है। ट्विस्ट ये है कि कहीं भी अगर कोई जहरीली चीज हो, क्या हो, जहरीली चीज हो भैया, और या फिर अभी मैंने बात किया कौवे का रंग कैसा होता, तो आप कहोगे काला। तो कौवे को अंधविश्वास के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जैसे ही बिल्ली को अंधविश्वास, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुत्ते रो रहे हैं, तो ये अंधविश्वास के वर्ड्स जैसे हैं, उसी तरह कौवे को भी, कौवा जो हमारा है उसको भी एक अंधविश्वासी पक्षी माना जाता है कि मतलब सुबह सुबह इसके चेहरे नहीं देखने चाहिए। तो उसी तरह से, और यहाँ पे जहरीला पेड़ था जो कि हमारा किसका था, हेमलॉक ट्री का था, वो भी जहरीला था। लेकिन कैसे इन्हीं दोनों ने किसका, पोएट का मूड बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल अच्छा कर दिया। तो उसी तरह ये कहना चाह रहे कि हमें इस तरह के अंधविश्वास पे विश्वास नहीं रखना चाहिए कि कोई बर्ड बेकार होती है या फिर कोई पेड़ बेकार होता है। अभी पेड़ की बात आए तो कहेंगे नीम अच्छा होता है या फिर और सारे गुलाब का पेड़ अच्छा होता है, लेकिन हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला पेड़ था, इसको कोई नहीं कहेगा ये अच्छा होता। अगर अभी जो आपके धतूर होते हैं उनको कहे तो ये नहीं अच्छा होता है, भांग कहे तो उसका पेड़ भी अच्छा नहीं होता। अभी ये कौवे का नाम मैंने लिया, अभी यहाँ पे मैंने तोता ले लिया होता या फिर मोर ले लिया होता तो आप बोलते अच्छा है, लेकिन कौवे को उस तरह से, उस नजर से आप नहीं देखेंगे कि अच्छा होता है। तो सभी लोग ऐसा कहते हैं ये बेकार होता है, लेकिन कैसे इन्हीं दोनों ने मिलकर भैया पोएट का क्या किया, मूड बिल्कुल ठीक कर दिया। तो इसी तरह से पोएट ने बताया कि ये हमारे मतलब बना दिया गया है यहाँ पे आके कि ये चीज अंधविश्वासी है, लेकिन ये अंधविश्वास कुछ भी नहीं है। इसमें भाई जानवरों का क्या कसूर है, अगर वो काले हैं, काला कौवा है तो उसका क्या कसूर है, पेड़ भाई जहरीला हो गया तो इसमें पेड़ का क्या कसूर है कि आप उसे देखो ही ना, बोल दो कि सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया भाई बेकार हो गया। कुछ नहीं बेकार होता, आपका दिन आपकी वजह से बेकार होता है, आपका दिन आपकी वजह से अच्छा होता है। अगर आप एग्जाम में अच्छा कर रहे हो तो वो आपकी वजह से है, और अगर एग्जाम में आप गलत कर रहे हो तो वो भी आपकी वजह से है। तो आप इस पे मत डिपेंड रहिए कि कुत्ता रो रहा है तो ये मर गया, यानी कुत्ता रो रहा था, ये कुत्ता बेकार है, इसको भगाओ भाई। बिल्ली यहाँ पे देखिए काट दी रास्ता तो हम जाएंगे नहीं, अभी भाई पेपर देने जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट दी, पेपर देने जाओ ही ना, तो कितना बेकार होगा आपके लिए ना। तो इस सबके अंधविश्वास पे आपको विश्वास नहीं रखना है, यही पोएट बताना चाहता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। ये कहानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, हेमलॉक ट्री पे लिखी गई है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखे रहिएगा। और इस चैप्टर का नाम डस्ट ऑफ स्नो है पूरा, ठीक है। तो 3 चीजें हमें मिली, क्या क्या मिली फटाफट से हमें बताइए। पहली चीज तो ये मिली कि ये क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, चैप्टर का नाम है, पेड़ का नाम हेमलॉक ट्री था, एंड आपके जो पोएट थे उनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, ठीक है। समझ में आ गया इतनी चीज? अगर समझ में आ गया हो तो एक बार हमें थम्स अप भेज दे ताकि हम जान जाएं कि हाँ भाई आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेंट्रल आइडिया पे बढ़ते हैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिटा देती हूँ, ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई इसका सेंट्रल आइडिया क्या होने वाला। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है कि पूरा जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको आप क्या करो अपनी भाषा में, ये नहीं भाई किताब वाले कुछ दे रहे कुछ इस तरह से दे रहे, बस आपको क्या करना उस कहानी को समझना। अच्छा इस कहानी में इस तरह हुआ था, इस कहानी में ये पेड़ था, इस तरह ये हुआ था। 6-7 अगर पॉइंट आप बना देते हो बहुत है भाई, लेकिन वही से 6-7 लाइन आपके टेंस सही होने चाहिए, आपकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और सेंट्रल आइडिया में सारे का कराऊंगी, जितने पोएम है सारे का कराऊंगी, और बिल्कुल इजी तरीके से 5-6 पॉइंट्स रहेंगे, और बिल्कुल इजी तरीके से विद हिंदी, ये नहीं आपको इंग्लिश ही आके कुछ भी बोल के चली जाऊं, उसकी हिंदी भी बताती चलूंगी जिससे आप कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो मैं अब आपको सेंट्रल आइडिया बताने जा रही हूँ, उससे बहुत इजी तरीके समझने वाले हैं, कुछ भी आपको बिल्कुल चिल हो जाना है। अभी भी बहुत सारे लोग क्या रजाई में पड़े हुए देख रहे होंगे और बैठे होंगे कहीं पे, तो एक भाई एक टेबल और स्टूल है या फिर कुछ भी मेज लेकर बैठ जाओ, क्योंकि वरना फिर आप सो जाओगे देखते देखते। तो इसीलिए आप एक्टिव रहो, क्योंकि जब आप कोई चीज पे एक्टिव नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको एक्टिव बनना है। एक्टिव हो जाओ भैया, उठ जाओ, बिस्तर उस्तर में अगर लेटे उठे हो, उसके बाद हम इसको
को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मतलब पूरे चैप्टर का एक फ्लो आपको बनाना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो स्टार्ट करें भाई, चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि थम्स अप भी आ चुका है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आप देखेंगे द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, बिल्कुल इजी तरीके से आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप सेंट्रल आइडिया बनाओगे। लिख के देना होता तो मैं भी दे देती, शॉर्ट वीडियो डाल देती, देकर क्या दिक्कत था, मुझे रिकॉर्डेड डाल देती, लेकिन हमें यहाँ पे समझाना है, आपके जो डाउट्स हैं उसको लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और भैया कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो जो चीज बता रहे हैं फटाफट से उतार लो, फिर बाद में चलते फिरोगे भाई सेंट्रल आइडिया सर्च करते हुए फिरोगे, तो इसलिए ध्यान से थोड़ा, ठीक है। द पोयम, यही भाई जो पोयम है इसी की बात चल रही है, ठीक है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब ये मैंने टाइटल पहले ही बता दिया कि ये नहीं कि आपको बर्फ पूरा एकदम जमा जमाया बर्फ नहीं, जो बारिश होती है कश्मीर में व्हाइट तरह का, आप जानते होंगे वही बारिश, मैं यही कहना चाह रही हूँ। इस कंपोज्ड बाय, जो कि लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये भाई बहुत सारी कविताओं को लिख चुके हैं और इनकी जो कविता होती है ना बहुत ही मतलब गजब की कविता होती है। आपको 10th में मिलेगा, 11th में, 12th में भी आपको मिलेगा। मतलब ये बहुत ही अच्छी कविता लिखते हैं, जैसे हार्ट को डायरेक्ट टच करती है ये इनकी जो कहानियां होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो इनकी कहानियां जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत अच्छा ये कहानी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अंधविश्वास पे लिखे हैं वैसे बहुत सारी चीजों पे ये लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहला याद हो गया कि नहीं हो गया, आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे। पहला कुछ नहीं करना, ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस पोएम, इन मिस में, दिस मतलब इस पोएम, मतलब पोएम मतलब इस पोएम में द पोएट मतलब जो पोएट है भाई वाज इन सैड मूड, मतलब वाज पास्ट में गया, इन में किसमें, सैड मूड, मतलब सैड मूड, एकदम बोलते नहीं आज तो मेरा दिमाग एकदम सैड है, एकदम मेरा सैड मूड है, मतलब क्या, मूड खराब होना या फिर कोई चीज कोई परेशानी होना, तो इनका मूड क्या है, खराब है। मतलब इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट वाज इन सैड मूड, जो पोएट है वो सैड मूड में है, इनका मूड क्या है, खराब है। समझ में आ गया, गॉटेड है, बिल्कुल थम्स अप भेजते रहिएगा जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है, इट हैड बीन स्नोइंग, मतलब क्या हो रही थी, बारिश, बर्फ की जो बारिश हो रही थी वो हो रही थी, मतलब बर्फ क्या कर रहा था, हमारा बर्फ हमारी गिर रही थी। सून आ क्रो केम, तभी क्या हुआ, एक कौवा आया, मतलब इट किस लिए लगा है, देखिए एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, ग्रामर ऐड कर देती हूँ कि जो इट होता है हमारा, अब हमने यहाँ पे इट क्यों लगाया, इट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस पूरे पृथ्वी में मनुष्य को छोड़कर सबके लिए ईट का प्रयोग होगा, कभी कभी जानवरों के लिए भी हो जाता, और कभी कभी मनुष्य क्या, छोटा बच्चा जो होता है, जो बेबी तुरंत जस्ट हुआ रहता है, वो इन्फेंट होता है, उसको इन्फेंट हम बोलते हैं, उनके लिए भी ईट का प्रयोग होता है। बाकी और जो मनुष्य है उनके लिए नहीं होता, बाकी मनुष्य को छोड़कर और सारी चीजों के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट हैड बीन, क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, किसकी बारिश, यस बिल्कुल हाँ, स्नो की बारिश हो रही थी। सून आ क्रो केम, तभी क्या होता है, एक कौवा आता है, केम मतलब आता है। इट सूक डस्ट ऑफ स्नो, तो वो क्या करता है, सूक गिराता है, किसको, द डस्ट मतलब धूल को, किसके धूल को, ऑफ स्नो मतलब वो जो आपका बर्फ था उसके धूल को गिराता है। अब भाई गिराता है तो कहीं ना कहीं तो गिराएगा ही, चलो भाई फटाफट से बता दो कहाँ गिराएगा, ऑन पोएट, मतलब ऑन पोएट अगर लग गया तो पोएट के ऊपर, माने तो पोएट ऐसा सीधा साधा खड़ा था, कुछ सोच रहा था कहीं पे, और उसी के ऊपर क्या किया, उन्होंने कड़ को गिरा दिया, किसने गिरा दिया, कौवे ने गिरा दिया, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस चेंज हिज मूड, और उसी ने जो बर्फ गिरा उसी ने क्या किया, उसके मूड को चेंज कर दिया, किसके मूड को चेंज कर दिया, भाई ये जो पोएट था हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसी के मूड को चेंज कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है इट रिप्रेजेंटेड, यह दर्शाता है क्या दर्शाता है, आ मोमेंट, इस क्षण को, दैट सेम सिंपल, मतलब कोई चीज कितनी भी सिंपल लग रही हो बट लार्ज सिग्निफिकेशन, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है। मतलब ये जो
पोयम है ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चीज कितनी भी सिंपल होती है लेकिन वो क्या होता है, वो लार्ज मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई चीज को हमें सिंपल नहीं समझना चाहिए। जैसे कौवे को उन्होंने सिंपल समझा, हेमलॉक ट्री को, लेकिन उसने ही उसका मूड ठीक कर दिया। तो ये कहना चाह रहा। अब देखो, इन आउट लाइफ बी फेस मतलब हम अपने लाइफ में फेस करते हैं, पार करते हैं किसको, बोथ दोनों को, सॉरो मतलब दुखी एंड हैप्पीनेस और हैप्पीनेस को। बस यही था हमारा सेंट्रल आइडिया। एक बार हम फ्लो में आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड की तरफ करते हैं, ठीक है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये कंपोज किया गया है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट क्या था, बहुत ही सैड मूड में था। इट हैड बीन, बारिश हो रही थी, किसकी, बर्फ की बारिश हो रही थी। सून अ क्रो, तभी एक कौवा आता है। इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो, और उसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा मतलब ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा गिरा देता है, ठीक है, किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। दिस चेंज हिज मूड, और वही बर्फ उनके मूड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इट रिप्रेजेंट, यह दर्शाता है उस क्षण को कि कोई भी चीज कितना सिंपल होती है लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महत्व उसमें होता है, ठीक है। इट आउट इन आउट लाइफ वी फेस, हमें अपने लाइफ में फेस करना पड़ता है दोनों को, चाहे वो दुखी हो चाहे खुश हो, और वही चीज हम किसी ना किसी के माध्यम से खुश भी हो जाते हैं और किसी ना किसी के माध्यम से दुखी भी हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने इसे बहुत ही इजी वे में समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई फटाफट से एक बार कमेंट कर दो कि हाँ भाई हमको ये समझ में आ गया है। तो भैया यहाँ पे फायर एंड आइस है, ठीक है, जिसको हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने लिखे। तो पहले तो हमें थोड़ी सी कहानी समझनी है। जब हम उसकी स्टोरी को समझ जाएंगे ना, उसके बाद हम अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फायर और आइस। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो एक ना एक दिन क्या होगा, फायर माने तो आग से खत्म हो जाएगा। आग माने तो क्या हो सकता है, आग माने तो ये हो सकता है कि जो सूर्य है वो अर्थ के ज्यादा नजदीक आ जाए, और जब नजदीक आ जाएगा तो हमारी पृथ्वी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और आइस माने तो हमारा जब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या पता हमारी पृथ्वी जो है आइस से भी हमारी पृथ्वी समाप्त हो सकती है। तो ऐसा हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा। तो भैया आप सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतना इजी पोएम कि भाई जो हमारी पृथ्वी है या तो आग से समाप्त होगी या तो बर्फ से समाप्त, मतलब ठंडेपन से समाप्त होगी। तो इतना इजी पोएम नहीं भाई, ये इजी पोएम नहीं है। इसी के माध्यम से आपको और चीजों को समझाया गया है। तो आपको पूरा एंड तक जुड़ना पड़ेगा भाई, तभी आप जानोगे। तो भाई एक बार जान लगा दो, जाने दो का कमेंट में आप करते रहिए, ठीक है, जिससे आप मोटिवेट रहें, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताया, जो आपका फायर है, जो आग है, उसको किससे बताया है उसको हमें डिजायर से बताया गया, आपकी इच्छा से बताया गया है। अब आप कहोगे फायर डिजायर, इसका क्या कनेक्शन? इसका कनेक्शन ये है कि या तो भाई हमारी पृथ्वी फायर से समाप्त होगी, फायर को यहाँ पे बताया गया है डिजायर से। डिजायर माने तो क्या है आपकी जो इच्छा है। इच्छा माने तो क्या हो सकती है, जैसे आप भैया खड़े हो, आपके मन में इच्छा है कि भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता ही नहीं, उस पद पे जाने के लिए आप कह रहे हो भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो क्या आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो जो हमारा इंडिया रहेगा वो क्या सही से चल पाएगा? तो नहीं चल पाएगा। क्योंकि कैसे चल पाएगा वो सही से भाई, जब आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये आपकी जो डिजायर है ये भी खतरनाक है, ठीक है। और यहाँ पे आइस, जो आइस है वो आपको हेट्रेड से बताया गया। हेट्रेड माने तो अगर आप किसी से क्या करते हो, घृणा करते हो बहुत ज्यादा, आप अपने सहेली से, अपने दोस्त से, किसी से भी बहुत ज्यादा हेट करते हो, आप मतलब उनको देख के एकदम गुस्सा सा आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे भी आपका अर्थ क्या हो सकता है, आपका अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। कैसे? किसी को आपने देखा तो क्या करोगे भाई, उसको मारना चाहोगे कि भाई ये मेरे को दिख गया, इसने मुझे ऐसा बोला था, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप ऐसे क्या करोगे, आतंकवाद चीजें जैसे बढ़ती जाएंगी। तो पोएट ने आपको ये बताने की कोशिश की है। तो वैसे जो मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो पहले भी लिखे थे, जो आपका डस्ट ऑफ स्नो था एंड जो आपका फायर एंड आइस है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। सो इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तो होती ही है बट बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी तरीके से इसका सेंट्रल आइडिया हम जानेंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, स्टोरी तो हम लोग जान चुके हैं। तो क्या आप लोगों को स्टोरी समझ में आया? एक बार जरा कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट को देखती हूँ कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ चुका है। भाई थम्स अप भेज दो, क्या आपको स्टोरी समझ में आ चुका है? एक बार भाई थम्स अप भेज दो। भाई हम यहाँ पे आप लोगों को अब बताते हैं, ठीक है।
ठीक है, परफेक्ट है। तो चलिए अब हम आप लोगों को सेंट्रल आइडिया बताते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिए, हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, द फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया हम पूरे 7 पॉइंट्स में देखेंगे। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आएगा, जब आप जो है बोर्ड देने बैठोगे तब आपको याद आएगी कि हाँ भाई इतना ईजी था, हमें पढ़ लेना था। सो अभी पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल कितने लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो होने वाली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 20 से 25 मिनट भाई वैसे भी आप गंवा देते हो मोबाइल देखने में, तो वैसे ही आप देख लीजिए, बस ऐसे मजाक मजाक में ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। द पोएम फायर एंड आइस, जो पोएम है आपका फायर और आइस, जो यहाँ पे आग और बर्फ से मतलब नहीं, यहाँ पे आपकी इच्छा और आपका हेट्रेड, घृणा से मतलब है, ठीक है, डिजायर और हेट्रेड से। तो द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 1 मिनट जरा रुकिए, ओके तो यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। अब इन्होंने क्या लिखा है जरा ये भी देख लेते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में बिल्कुल इजी तरीके से बस एक एक पॉइंट समझते रहिए, और जो भी मीनिंग आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट, जो हमारा पोएट है, पोएट कौन है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। जो हमारा पोएट है वो प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करता है, वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और किसके बारे में भविष्यवाणी करता है कि हमारा जो ये वर्ल्ड है वो कैसे एंड होगा, वो कैसे खत्म होगा, वो कैसे समाप्त होगा भैया, इसी के बारे में क्या होता है, पोएट सोचता है। पोएट ऐसे ही बैठा रहता है, वो सोचने लगता होगा कि या तो भाई मेरी ये पृथ्वी जो है वो फायर माने तो डिजायर से समाप्त होगी, जो भी आप चाहो अगर आप वो बन जाओ तो कितना मतलब प्रॉब्लम्स होने लगेगा। अब आप चाहे भैया मैं कलेक्टर बन जाओ, आप कलेक्टर बन जाओगे, पुलिस चाहो पुलिस बन जाओ, फौज चाहो फौज, तो उससे भी तो आपके अर्थ पे प्रॉब्लम्स आएंगी कि नहीं आएंगी भाई। जिसको कुछ बारे में पता ही नहीं, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, उसने बोल दिया भाई मैं पुलिस बनूंगा और बन गया, और क्या कर रहा है, तो अर्थ पे हमारे प्रॉब्लम आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। तो उससे हमारा क्या होगा भाई, वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा, सम पीपल, जो कुछ लोग हैं, से कह रहे हैं क्या, दैट की द वर्ल्ड विल एंड इन द आइस, जो हमारा वर्ड है वो किससे समाप्त होगा, आइस, मतलब जो कुछ लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि घृणा से जो है हमारा जो वर्ड है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, किसी से मतलब किसी का देखा हुआ नहीं रह जाता है तो उनसे घृणा करने लगते हैं, आतंकवादी चीजें जैसी बढ़ने लगती हैं, जिससे हमारे अर्थ पे वो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से, जो हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो आइस से समाप्त होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, तो हम सब आप भेज दीजिएगा जिससे हम समझते रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग मतलब पोएट के अकॉर्डिंग मतलब पोएट क्या कहना चाह रहा है, ये अपनी पोएट के अनुसार मतलब पोएट आपको बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, फायर स्टैंड, जो फायर है वो दिखाया गया है डिजायर से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फायर को हमने किससे बताया है, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, फायर को हमने डिजायर से बताया है कि जो हमारा फायर है वो एक इच्छा की तरह है कि हमारे पृथ्वी इससे समाप्त होगा। एंड आइस स्टैंड्स, जो आइस है वो स्टैंड्स किया गया है किसके द्वारा, हेट के द्वारा, आइस को हमें हेट से बताया गया है, ठीक है। टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए द मैन, जो भाई आदमी है, विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ठीक है। एक बार ये लाइन फिर से आप समझ लीजिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो मनुष्य है, जो मानव है, जो आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्स को क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 6वां नंबर क्या है, एंड ड्यू टू, और हेट की वजह से क्या कर रहा है, टेरेशियम, जो आतंकवाद है, विल टेक प्लेसेस, वो अपनी जगह ले रहे हैं। अब एक दूसरे से भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, अब भाई भाई में जब झगड़ा हो जाएगा तो जो वो अगला वाला आदमी रहेगा वो उसी के स्थान पे आ जाएगा कि नहीं, तो आतंकवाद जैसे लोग क्या कर रहे हैं, उसी का स्थान ले रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया एंड ड्यू टू हेट, और हेट की वजह से टेररिज्म जो है वो आपका क्या है, आतंकवाद, विल टेक प्लेसेस, वो अपने अपने स्थान पे आ जा रहे हैं, ठीक है, वो स्थान ले रहे हैं, टेक प्लेसेस मतलब स्थान लेना, ठीक है। और 10 इस प्रकार बोथ दोनों माने तो कौन, फायर आइस, जिसको हम क्या कहेंगे, डिजायर एंड हेट्रेड, ओके, और विल
कोजेस के कारण, मतलब इस तरह से दोनों, मतलब किसके, आइस के आपके और फायर के कारण क्या है, एंड ऑफ द वर्ड, दोनों के कारण आपके जो वर्ड है उसका क्या होगा, एंड होगा, समाप्ति होगा। तो एक बार मैंने फ्लो चार्ट में आपको बताया, क्या समझ में आया, उसके बाद मैं फटाफट से एक बार फिर से रिवीजन करती हूं। तो यहाँ पे क्या है, जो ये भाई फायर एंड आइस का पोयम है वो क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और क्या लिखा है उसमें, उन्होंने ये किया है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, भविष्यवाणी की है कि या तो भाई हमारा क्या होगा, जो संसार है उसका अंत या तो भाई डिजायर से होगा कि आपकी इच्छाएं ज्यादा हो जाएंगी, या तो भाई वो हेट्रेड से होगा, माने तो आप किसी से घृणा करने लगोगे, तब आपका संसार का जो है क्या होगा, एंड होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई जो ये संसार का एंड होगा ये आइस से होगा, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई ये फायर से होगा। लेकिन जो पोएट है, पोएट के अकॉर्डिंग जो है, पोएट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फायर से ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खत्म कर रहा है, एंड ड्यू टू, और उसकी जगह पे क्या कर रहा है, आतंकवादी अपना जगह ले रहे हैं। दस दोनों ही क्या है, हमारे अर्थ को समाप्त करने के लिए काफी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू पोएट, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोएट पूछा जाएगा कि भाई पोएट के अनुसार क्या होगा, जो ये हमारी पृथ्वी होगी, जो अर्थ होगी वो किस तरह से खत्म होगी। तो अकॉर्डिंग टू पोएट क्या होगा, फायर से होगी। तो अगर एग्जाम में आएगा कि पोएट के अकॉर्डिंग किससे हमारी पृथ्वी खत्म होगी, तो वो फायर की वजह से होगी। और एक पॉइंट है आपका, मैं दूसरे पेन से जरा लिखती हूं, और एक पॉइंट आपका है कि भाई यहाँ पे जो फायर है, क्या है, जो फायर है उसको हमने डिजायर से बताया है, किससे, डिजायर से। एंड जो आपका क्या है, आइस है, उसको हमने, जो हमारा आइस है उसको हमने हेट्रेड से बताया है। ठीक है, पोएट ने ये दो चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपकी तीसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट ने क्या बताया था कि हमारी जो पृथ्वी होगी वो खत्म होगी, तो वो भाई फायर से होगी, माने तो आग से होगी। आग माने तो आपकी इच्छाओं से होगी, आपकी इच्छाएं बड़ी रहेंगी, जो कहोगे वो पा जाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। और फायर को किससे बताया गया, डिजायर से, और आइस को किससे बताया गया, हेट्रेड से। यहां से जो क्वेश्चन आता था हमने आपको ऐसे ही बता दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस जो है जुड़े रहे कमेंट में, तो थैंक यू वेरी मच, आपने जुड़ा रहा और एक एक क्वेश्चंस की जिसके मैंने जवाब भी दिए, तो थैंक यू भाई, इतना सपोर्ट आप कर रहे हो। स्टार्ट करती हूँ, अ टाइगर इन द जू। तो भाई एक बार मैं आप लोगों से कमेंट चाहती हूँ कि कौन कौन भाई चिड़ियाघर देखा है, क्या आपने चिड़ियाघर देखा है, कौन कौन भाई जू गया है टहलने। अगर जो जू टहलने गया वो एक बार हमें कमेंट कर दे कि हाँ भाई हम जू टहलने गए हैं, क्योंकि उसी से बेट्स आपको सारी चीजें समझ नहीं रहेंगी। तो एक भाई फटाफट से कमेंट कर दो कि भाई हाँ दीदी हम गए हैं, जू को हमने देखा है, वहां पे मैंने बहुत सारे चीजों को देखा है। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर दो कौन कौन भाई जू गया है। हमने जू में क्या देखा है कि सभी जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैदी बने होते हैं, उनको कैद किया रहता है। अब जैसे ये कहानी है अ टाइगर इन द जू, मतलब कोई टाइगर वो किसमें है, वो जू में है। अब हमारे जो यहाँ के जो हमारे पोएट हैं, कौन है पोएट, लेस्ली नॉरिस। इसको जरूर याद रखे रहिएगा कि हमारे जो डस्ट ऑफ स्नो थे और जो फायर एंड आइस थे वो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, लेकिन थर्ड चैप्टर में अचानक से चेंजिंग हो गई भैया। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या हुई, लेस्ली नॉरिस थे। अब लेस्ली नॉरिस ने क्या बताया है कि भाई यहाँ पे जो आपका विल्ड एनिमल है, ठीक है, जो आपका विल्ड एनिमल है और एक जो केज में बंधा हुआ है, केज में उसको कैद किया गया है, एक पिंजड़े में उसको बंद करके रखा गया, और एक जो फॉरेस्ट में अपने नेचुरल हैबिटेट से है, बिल्कुल ठीक है। तो उन दोनों में क्या बताया, डिफरेंट बताया है कि भाई जो केज वाला रहता है वो क्या कर रहा है, वो अपने जो है, जो उनके एकदम नरम से पैर होते हैं, क्योंकि मखमल की तरह होते हैं पैर, नीचे गद्दीदार होते हैं, तो वो चलता है। ठीक है, उसी पिंजड़े की बात वो कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट दोनों में बता रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है, और उसके जो पीठ है, यहाँ पे जो बैक है इसका, उस पे क्या है, धारियां लगी हुई। इस तरह से वो पूरे पोएम में बता रहा है कि उसकी धारियां लगी हुई, और वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। अब गुस्सा क्यों कर रहा है, अभी भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको क्या कर दिया जाए, एक कमरा दे दिया जाए और उसी में कैद कर दिया जाए, और कैद करने के बाद आपकी हालत खराब कर दी जाए, खाना भी नहीं सही से दिया जाए, उसके बाद कोई लोग आके आपके साथ सेल्फी खींचे, भैया फोटो खिंचाओ हमारे साथ, तो आपको अच्छा लगेगा? तो आप कहोगे नहीं भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ये जानवरों से कैसे होप रख सकते हो कि अगर वो केज में है या फिर जू में है तो उनको कैसे अच्छा लगता होगा? फिर भी लोग उन्हें समझते नहीं है। ठीक है,
तो वो क्या है, वो केज में और बहुत ज्यादा गुस्सा है। जैसे जैसे लोग उसके पास आ रहे हैं और उसके साथ सेल्फी खींच रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा फोटो आ रहा, और कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, नीचे से कंकड़ पत्थर उठाएंगे और उसी के केस में मारेंगे कि भाई इतनी शांति से कैसे शेर बैठा हुआ, कुछ दहाड़े वाड़े भाई अच्छा लगे, कुछ सीन उन दिखाए। तो भाई अभी आपको ही कोई बढ़िया से पत्थर मारे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप कैसे टाइगर से होप कर सकते हो? तो जो है पोएट ने यही बताया है कि जो हमारा फॉरेस्ट में ना जो हमारा केज में रहता है टाइगर, वो किस तरह से रहता है और वो क्या करता है। और उसमें ये बताया गया है कि वो सोचता है कि अगर मैं फॉरेस्ट में होता तो क्या करता, किसी भी तालाब के पास, किसी भी नदी के पास जाकर पानी पी रहा होता। क्या पी रहा होता? पानी पी रहा होता। और पानी पीता तो मैं देखता रहता कि भाई कोई आ रहा है, कोई अगर आएगा तो खा लूंगा पक्का से। उसको किसी हिरन का वेट कर रहा होता, किसी इंसान का, या फिर वो किसी गांव, भाई वो हिरन को खा रहा है, वो इंसानों को मार रहा है। क्या ये अच्छी बात है? तो ये भाई अच्छी बात तो नहीं कह सकते, पर ये हमारा एक सर्कल बना हुआ है ना। तो जब हमारा एक सर्कल बना हुआ है कि वो उसको खाएगा, जैसे शेर है हिरन को खाएगा, हिरन खरगोश को खाएगा, खरगोश चूहे को खाएगा, तो ऐसे एक सर्कल बन चुका है कि भाई हाँ अगर नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वो इंसानों को ही प्रॉब्लम करेगा। तो खाना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी जानवर को उसके घर से ना रहकर उसको एक केज में बंद कर दिया जाए। अभी आप ही देखो, अगर आपके कोई घर से होगा या फिर कोई भी आपके गांव घर पड़ोस में होगा, अगर वो जेल में बंद है तो क्या उसको अच्छा लगता होगा? अगर उसको ऐसे ही खाने की चीजें दे रही, क्या उसको अच्छा लगता होगा? नहीं अच्छा लगता होगा ना। तो इसीलिए जो टाइगर हमारा केज में है उसको भी ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, और वो वहां से वेट कर रहा होता कि शाम को भाई एक गाड़ी आती है, जो ये देखता है, जो वहां से गाड़ी आती है एक जैसे कुछ बड़ी सी गाड़ी रहती है, वो देखती है ये कि क्या कोई ऐसा जानवर है जो मतलब उस जो पिंजड़े है उससे निकल चुका है, या फिर वो कहीं बाहर चला जा चुका है, तो वही चेक करने आता है। तो क्या करता है, वो जो केज में हमारा टाइगर होता है वो ध्यान से उसे देख रहा होता है अपनी जो है चमकीली आंखों को लेकर। चमकीली आंखों को क्यों लेकर देखता है? क्योंकि जैसे बाइक चल रही है तो उसके प्रकाश क्या हुआ, उसके आंखों पे पड़ा। अब जैसे अगर किसी भी जानवर पे उसको प्रकाश पड़ता है तो उसकी आंखें चमक सी जाती हैं, तो वो क्या करता है, अपनी चमकीली आंखों से स्टार्स को देखता है कि भाई कोई तो आ जाओ हमको छुड़ा लो, लेकिन कोई भी उनको छुड़ाने के लिए नहीं रहता। तो ये कहानी थी हमारे आ टाइगर इन द जू में कि किस तरह से टाइगर अपनी प्रॉब्लम्स को अपने मन में सोचता है और उसी को हमारे लेस्ली नॉरिस एक कविता के माध्यम से लिखते हैं। तो ये पूरी की पूरी कविता थी। अब यहाँ पे कविता तो आती है, 4 लाइन पोएम आता है, तो बहुत ही सिंपल, आप डेस्कटॉप सुनो, आगे के 3 चैप्टर याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं। एंड सेंट्रल आइडिया आपके 4 नंबर के आते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे मैंने लगभग 3 चैप्टर करवा चुके हैं, 2 चैप्टर में कल करवा दूंगी, ठीक है। अब हम पोएम को देखते हैं कि आखिर भाई ये पोएम में क्या क्या लिखा है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। मैं एक बारी कॉमेंट को चेक कर लेती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी, ये स्टोरी जो थी वो समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द पोएम, जो ये पोएम है क्या है, अ टाइगर इन द जू, जो हमारा पोएम अ टाइगर इन द जू का है बाय लेस्ली नॉरिस। ये किसके द्वारा लिखा गया? लेस्ली नॉरिस। तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट, सॉरी ये स्टार भी भाई गलत बन रहा है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखा है भाई, ये हमारे लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, अ टाइगर इन द जू, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इन दिस पोएम, भाई इस पोएम में क्या है, द पोएट, जो हमारा पोएट है, जो हमारा कवि है। अब आप बताएंगे कि हमारा कवि कौन है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी मैंने हिटलर घर जानवी ने भेज चुका है थम्स अप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन दिस पोएम, इस पोएम का जो है पोएट कौन है भाई, जो भी हमारे उससे जुड़ा है तो वो फटाफट बता दे कि आखिर इस चैप्टर का पोएट कौन है। आखिर इस चैप्टर का पोएट कौन है भाई, फटाफट से बता दो, आखिर इस चैप्टर का पोएट कौन है। क्योंकि जब आप बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि हाँ भाई आपने जो है बता दिया है कि इस चैप्टर का पोएट कौन है, आपने अच्छे से पढ़ा है। तो भाई फटाफट से कमेंट कर दो कि इस चैप्टर का पोएट कौन है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, लेस्ली नॉरिस है, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर के पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस, वेरी गुड। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट, जो पोएट है वो ट्राइज कर रहा है, किसका ट्राई कर रहा है, वो ट्राई ये कर रहा है कि भाई डिपिक्ट्स, मतलब वर्णन करने का, वर्णन माने तो चित्रित करने का, क्या चित्रित करने का, द पुअर कंडीशन ऑफ द केज्ड टाइगर, मतलब पुअर कंडीशन मतलब बेकार, ये नहीं, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं हो जाएगा भाई, पुअर का मतलब हमारा दुखी भी होता है, ठीक है, लाचार भी होता है। तो वही कह रहा
रहा है डिपिक्ट मतलब वर्णन करता है, तो आप ध्यान दिए रहिए क्योंकि यहाँ पे मीनिंग्स का ही खेल है। अगर आप मीनिंग ही भूल गए तो क्या होगा भाई, तो इसलिए मीनिंग पे ध्यान दीजिए। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट ट्राइज, जो पोएट है वो ट्राई कर रहा है टू डिपिक्ट वर्णन करने का द पुअर कंडीशन, क्या मतलब लाचार कंडीशन, मतलब ये कंडीशन बहुत ही पुअर है ऑफ अ केज्ड टाइगर। केज्ड टाइगर मतलब पिंजड़े में रहने वाले टाइगर का जो है पुअर कंडीशन बता रहा है कि आखिर जो हमारे पिंजड़े में रह रहे हैं टाइगर, उनका जो है कैसे वो रह रहे हैं, कितने प्रॉब्लम्स में रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही कंट्रास्ट एंड कंपेयर, वह अंतर करता है। ठीक है, अब आप कहोगे भाई वाह ही के लिए वाह क्यों लगा है, ही भाई यहाँ पे वाह क्यों लगा है, तो भाई यहाँ पे हमारा क्या है, ये अगर किसी भी पॉइंट में हमें, क्योंकि ये मनुष्य से ना हमारा कंपेयर किया गया है। अगर एक जानवर है तो उसके लिए तो भाई इट लगना था, आप यही सोचोगे भाई, अगर कोई पढ़ा होगा ग्रामर तो यही तो सोचेगा, अगर कोई जानवर है तो इट लगना था। लेकिन यहाँ पे ही कंट्रास्ट, वह अंतर करता है, माने तो ये मनुष्य की बात हो रही, क्योंकि वो मनुष्य से अंतर कर रहा है ना, कि भाई अभी मनुष्य क्या करता, अगर किसी भी मनुष्य को केज में ले जाकर बंद कर दिया जाता तो क्या वो उसके अंदर वो एनर्जी रह जाती, क्या वो दहाड़ता, नहीं दहाड़ पाता ना। तो ठीक उसी तरह जो हमारा जानवर है वो भी अपने कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर पा रहा, जो भी जू में आ रहा है, कोई उसको दे रहा है कुछ खाने के लिए, कोई उसको चिढ़ा रहा है, कोई उससे फोटो खिंचा रहा है, तो उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी। ठीक है, तो ये एक मनुष्य जान सकता है बट वो नहीं जानता, वो मौज मस्ती में उसको उड़ा देता है। तो ही कंट्रास्ट, वह जो है अंतर करता है, एंड कंपेयर, और क्या करता है, तुलना करता है द लाइफ ऑफ अ केज्ड टाइगर, लाइफ के बारे में, किसके लाइफ के बारे में, केज्ड टाइगर मतलब जो पिंजरे में बंद है, विद अ टाइगर लिविंग इन द नेचुरल हैबिटेट अ जंगल, और जो जंगल में हमारा जानवर है उसके नेचुरल हैबिटेट का। ठीक है, ये दूसरी लाइन समझ में आई कि नहीं, वह अंतर करता है और तुलना करता है एक केज्ड में रहने वाले टाइगर का और नेचुरल हैबिटेट करने वाले टाइगर का, माने तो जो जंगल में रह रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। तीसरा बताएं, दूसरा जो तीसरा पॉइंट देखिए, आप किसी भी सेंट्रल आइडिया को उठा लें, अगर आप उसमें 5 अच्छे से एक मतलब अच्छे से टेंस लगा के, अच्छे से हेल्पिंग वर्ब लगा के अगर वो चीज कर रहे हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगी। और अगर आप वही चीज कुछ भी लिख डाल रहे हैं, कुछ भी आप 1-2 पेज का कर दे रहे हैं तो उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से उसके टेंसेस को लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को लगा रहे हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट को लगा रहे हैं, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप लिखिए 5 ही पॉइंट, वो भी आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो आप अगर लिखेंगे तो आपके नंबर क्यों नहीं बिल्कुल सही आएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, दो द पोएम, इस पोएम में बताया गया, क्या बताया गया भाई, द पोएट ट्राइज, जो पोएट है वो ट्राई कर रहा है टू कन्वे, कन्वे मतलब बताने का, क्या बताने का, कन्वे का मतलब यहाँ पे बताने का। देखिए आपको मीनिंग्स मैं इसलिए कह रही हूँ याद करिए क्योंकि आपके इंग्लिश के पेपर में मीनिंग आता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मीनिंग को जरूर से जरूर आप याद करते रहिए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, दो द पोएम, इस पोएम में बताया गया द पोएट ट्राइज, जो पोएट है वो ट्राई कर रहा है कन्वे मतलब बताने का, दैट विल्ड एनिमल, कि जो हमारा विल्ड एनिमल, ठीक, तो क्या है यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, क्या ट्राई कर रहा है, मतलब क्या कोशिश कर रहा है बताने का कि जो विल्ड एनिमल है, माने तो जो हमारे जंगल का जानवर है वो क्या कर रहा है, शुड बी चाहिए उनको, क्या उनको चाहिए, अलाउड मतलब अलाउ चाहिए टू लाइव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब ये पॉइंट ये कह रहा है कि भाई जो हमारा जो है विल्ड एनिमल, मतलब जिसको हम लाके किसमें कर रहे हैं, जू में कर दिए हैं, उसको भी एक फ्री लाइफ चाहिए, उसको भी नेचुरल हैबिटेट करना चाहिए। अब आप कहोगे भाई अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो हिरन को खा लेगा, ठीक है, वो किसको खा लेगा, वो खरगोश को खा लेगा। तो भाई एक हमारा ये सर्कल है तो खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाएगा तो उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, और जब संख्या बढ़ती चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे कितने सारे जानवर हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमारा एक सर्कल है, तो ये तो हमारा जरूरी है। ठीक है, 4th लाइन क्या कह रहा है, फ्रीडम इज लव्ड बाई ऑल लिविंग बींग्स, जो हमारा फ्रीडम है वो ऑल लिविंग बींग के लिए क्या है, लव्ड, फ्रीडम इज लव्ड मतलब जो फ्रीडम है, जो आपकी स्वतंत्रता है, लव्ड मतलब हर कोई करता है उससे प्रेम, क्या करता है, ऑल लिविंग बीइंग मतलब जितने भी बीइंग है, जितने भी प्राणी हैं वो क्या करते हैं, फ्रीडम को पसंद करते हैं। नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये केवल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है बल्कि ये हर कोई जो है पसंद करता है भाई। तो देखते हैं हमने क्या यहाँ पे बताया, यहाँ पे मैंने बताया है कि जो अ टाइगर इन द जू है वो कहाँ से लिया गया है, वो हमारा लेस्ली नॉरिस ने लिखा है अ टाइगर इन द जू को। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेस्ली नॉरिस को, एंड आपकी ये दूसरी वाली लाइन बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी लाइन पे भी ज्यादा फोकस करिएगा। क्या है, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट ट्राइज, जो पोएट है वो वर्णन कर रहा है, ट्राई कर रहा है किसका, द पुअर कंडीशन ऑफ द केज्ड टाइगर, पुअर कंडीशन बता रहा है किसका, केज्ड टाइगर का, जो कि हमारे पिंजरे में टाइगर है उसका, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ही कंट्रास्ट, वो अंतर कर रहा है किसमें, एंड कंपेयर, और तुलना कर रहा है द लाइफ ऑफ अ केज्ड टाइगर विद द टाइगर लिविंग नेचुरल हैबिटेट ऑफ जंगल, मतलब वो जो हमारे केज्ड में बंद है उसके टाइगर के बारे में, एंड जो आपके जंगल में टहल रहे हैं उसके बारे में वो कंपेयर करता है, तुलना करता है और अंतर बताता है, ठीक है। अंतर बताने के बाद वो ये भी कोशिश कर रहा है बताने का कि जो विल्ड एनिमल है, मतलब जो हमारे जंगल के जानवर हैं, उनको भी जो है फ्री रहना चाहिए, उनको भी हमें फ्री करना चाहिए, उनको इस तरह से हमें नहीं एक मतलब जैसे हमें बांध के नहीं रखना चाहिए, जिस तरह हम लाके पिंजड़े में डाल देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहा है। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स, जो फ्रीडम है वो सभी लिविंग बीइंग्स के लिए क्या है, परफेक्ट है, लेकिन क्या होगा, ये केवल ना ही ह्यूमन के लिए है बल्कि ये सबके लिए है। अब यहाँ पे थीम ऑफ द पोएम, मतलब इस पोएम में क्या बताया गया, तो मैंने बार बार बताया कि भाई द कंपेरिजन, यहाँ पे कंपेरिजन किया गया, मतलब क्या बताया गया, थीम ऑफ द पोएम मतलब क्या कंपेरिजन किया गया, यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है जो विल्ड एनिमल है और जो आपका जो फ्रीडम में एकदम टहल रहा है, एकदम घूम टहल रहा है जंगल में एनिमल, उसके बारे में कंपैरिजन किया गया है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई अगर समझ में आया तो एक बार हमें थम्स अप भेज दीजिए, और आपको जिस लाइन में प्रॉब्लम है उस लाइन को हमें बता दीजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है हमें, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो फटाफट से एक बारी कॉमेंट कर दीजिए कि हमको ये चीजें समझ में आ गई हैं, या फिर जो लाइन आपको प्रॉब्लम कर रहा हो वो लाइन हमें बता दीजिए कि पहली लाइन या दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी, ठीक है। तो फटाफट से आप कमेंट करके हमको बता दीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं कमेंट देख लेती हूँ कि भाई क्या परफेक्ट है सब कुछ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भाई एक बार थम्स अप आप लोग भेज दीजिए कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को ना एंड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो एक बार हमको कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ चुका है, अब हम वीडियो को एंड की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि हमें समझ में आ चुका है, और जान लगा दो या जाने दो का टाइटल जो हमारा है वो लिख दीजिए। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो फटाफट से भाई भेज दो, आप लोग फटाफट से भेज दो, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है।